हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस सीरीज में जो है वो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज है, 10 क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने पहले से कर लिया है। अगर आपने सबसे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए। और ये आज की क्लास जो हमारी है इसको बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, उसके आगे से हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। मतलब कि इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों मानी, जैसे तानाशाही शासन हो गया, उन सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र को क्यों माना जाता है। देखिए, हमने इसी चैनल पे आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि इसको आप याद कर लीजिए, लोगों का शासन, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ऐसी शासन व्यवस्था कहते हैं जिसमें सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो भाई, जिस सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होगा, तो जब जनता सरकार को चुनेगी वो अच्छा बुरा देख के अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनेगी। तो इसलिए ये व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समानता का बढ़ावा देता है। भाई, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को इसमें समान मत का अधिकार दे जाता है, समान अधिकार दे जाता है। एक वोट हिंदू भी देगा, एक वोट मुसलमान भी देगा, एक वोट अमीर भी देगा, एक मत अपना गरीब भी देगा, ठीक, एक वोट अपना पुरुष भी देगा, एक महिला भी अपना वोट देगी। इसलिए इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समानता का बढ़ावा मिलता है। ठीक, ऐसे ऑप्शन दिया था। और दूसरा ऑप्शन आपका था व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब व्यक्ति की इज्जत, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबकी इसमें बराबर इज्जत की जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जो आपका सी वाला ऑप्शन था, ए तथा बी दोनों, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए और बी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नागरिकता को सभी नागरिकों को समान व्यवहार से, समानता की दृष्टि से देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है। अगला जो 12वां प्रश्न है, कपास, एक प्रश्न इसमें और ये देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर पूछा जाए कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो हमारे भारत में बात की है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भाई, हमारे देश में जनता के द्वारा ही तो सरकार का चुनाव होता है। इसलिए अगर बात की जाए हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए, यानी कॉटन की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो कॉटन या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा मानी जाती है उसे काली मृदा को कहा जाता है। या इसी को अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए रेगुर मृदा, तो वही बात है, चाहे काली मृदा कहिए या रेगुर मृदा। तो कपास की खेती, कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है। तो कपास या कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा काली मृदा को माना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मृदा को माना जाता है, या इसी को हम कहते हैं रेगुर मृदा। अगर ये पूछ लिया जाए भारत में सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ पर होती है, तो वो होती है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ पर होती है, गुजरात में। क्यों गुजरात में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गुजरात में काली मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। गुजरात में काली मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए गुजरात में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। चाहे आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहाँ पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में पाई जाती है। या ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कपास की खेती सर्वाधिक भारत के कौन से राज्य में होती है, तो गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र में मतलब कि जिसका कोई समय सीमा निश्चित ना हो, आज आप काम कर रहे हैं, कल आपको निकाल दिया जाए, ये आप कोई संगठित नहीं है। ठीक, दैनिक मजदूर होते हैं भाई, दो दिहाड़ीदारी मजदूर होते हैं जो रोजाना काम करते हैं, रोजाना उनको मजदूरी दी जाती है, जब काम खत्म हो जाता है उनको काम से निकाल दिया जाता है। ठीक, इन्हें कहते हैं असंगठित क्षेत्र। और संगठित क्षेत्र में जिनकी सैलरी निश्चित होती है, जिनका टाइमिंग निश्चित होती है, वो रोजाना काम करने जाते हैं, ठीक, तो उनको कहा जाता है संगठित क्षेत्र। जैसे बैंक का मैनेजर हो गया, ये एक सरकारी टीचर हो गया, ये सब आएगा संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। जबकि असंगठित क्षेत्र में जिनके न कार्य सीमा
निश्चित हो, ना उनका वेतन निश्चित हो, ठीक, उनको किसके अंतर्गत जोड़ा जाता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है फलीदार फसलों के नाम बताइए। 2024 के पेपर में 2024 के पेपर में एज क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि फलीदार फसलों के नाम बताइए। तो जितनी भी आपकी दालें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं वो आपकी फलीदार फसलों के अंतर्गत आती है। सभी दालें, चाहे अरहर की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, मटर की दाल, जितनी भी दालें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? उन्हें फलीदार फसलें कहा जाता है, उन्हें फसलीदार फसलें कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फलीदार फसलें होते हैं वो अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। नाइट्रोजन का, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ये जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये जो फलीदार फसलें होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं, वो अपनी जड़ों में उनको फिक्स करती हैं, ठीक। फलीदार फसलें कौन होती है? दालें। अगर खाद्यान्न फसलें पूछ लिया जाए, खाद्यान्न फसलें, तो खाद्यान्न फसलों में आता है गेहूं आ गया, चावल आ गया, ज्वार बाजरा, ये सब आ गया। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब किसमें आ जाएगा? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे पूछ लिया तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का मतलब ऐसी फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं। तिलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं, उन्हें किसमें जोड़ा जाता है? उन्हें तिलहनी फसलें, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तिलहनी फसलों के अंतर्गत। हमने कहा कि ऐसी फसलें जिसके अंदर से हम लोग तेल निकालते हैं। और उत्तेजक फसलें भी आता है, उत्तेजक फसलें जिनको पीने से आपके अंदर उत्तेजना जागृत हो जाए, जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी या तंबाकू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब उत्तेजक फसलों के अंतर्गत आते हैं। क्या किस में आते हैं? उत्तेजक फसलों के अंतर्गत आते हैं, चाय और काफी। एक और आता है कि रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कपास। रेशेदार फसलों के अंतर्गत है तो कपास और जूट। तो ये हो गया। अगर फलीदार फसलों की बात की तो दालें हो गई। अगर खाद्यान्न फसलों की बात की जाए, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, ठीक, ये हो गया। तिलहनी फसलों की बात की जाए, ऐसी फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे तिल हो गया, मूंगफली हो गई, या सरसों हो गई, ये सब। अगर बात की जाए उत्तेजक फसलों, उत्तेजक फसलों में आता है चाय और कॉफी, या इसमें तंबाकू भी आता है। रेशेदार फसलों की बात की तो कपास और जूट रेशेदार फसलों के अंतर्गत आता है। जूट की खेती सबसे अधिक भारत में अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में ही की जाती है। और पश्चिम बंगाल जो है वो चावल की खेती, यानी कि चावल की खेती के लिए भी पश्चिम बंगाल आपका प्रसिद्ध है, ठीक। अगला प्रश्न है बेल्जियम की मुख्य विशेषता क्या है? बेल्जियम की मुख्य विशेषता क्या है कि सत्ता में सभी लोगों की, चाहे किसी भी, चाहे डच हो, डच किन्हें कहा जाता है? जो नीदरलैंड के निवासी उन्हें डच कहा जाता है, चाहे वो फ्रेंच हो, ठीक। तो सत्ता में सभी लोगों की बराबर की साझेदारी, यानी कि जो भी सत्ता है, जो वहां की सरकार होती है, उसमें सभी लोगों की बराबर की साझेदारी होती है। ये बेल्जियम की मुख्य विशेषता है। बेल्जियम की मुख्य विशेषता क्या है कि वहां की सत्ता में, वहां की सरकार में सभी लोगों की क्या होती है? बराबर की साझेदारी होती है। वहां की सत्ता में सभी लोगों की बराबर की साझेदारी होती है। ये बेल्जियम की मुख्य विशेषता है। और इसी कारण से यहाँ पे गृह युद्ध नहीं हुआ था, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि वहां पे सत्ता में सभी लोगों की बराबर की साझेदारी नहीं थी। सिंघली और तमिल लोग जो थे, उनको जो है, सिंघलियों को जो है वो ज्यादा एडवांटेज दिया जा रहा था, जबकि जो तमिल लोग थे उनको दबाया जा रहा था। इस कारण से जो आपका श्रीलंका था उसमें गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक। अगला प्रश्न है आपका रिंडर पेस्ट क्या है? देखिए रिंडर पेस्ट जो है वो एक पशुओं में लगने वाला रोग है। खास तौर पर रिंडर पेस्ट जो बीमारी लगती है वो गाय और भैंसों में लगती है। रिंडर पेस्ट पशुओं में लगने वाला एक रोग है। रिंडर पेस्ट पशु में लगने वाला रोग है, जिन्हें पशु प्लेग भी कहा जाता है। रिंडर पेस्ट को जो है वो पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। रिंडर पेस्ट को पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। रिंडर पेस्ट सामान्यतः गाय और भैंस में लगता है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में चलाया गया था। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ही जो है वो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी ए ओ ह्यूम द्वारा।
ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब आई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आई थी। तो राष्ट्रवाद का उदय, ये भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले वाले सेट में दोनों पूछे गए। बाकी जो हम भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय, पहला प्रश्न यही था, राष्ट्रवाद का उदय किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब आई? 1789 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न है आज का कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? चाहे ऐसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, चाहे ऐसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और अगर पूछा जाए कि सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तो सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। ठीक, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य। तेलंगाना जो है वो सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे नया राज्य। ठीक, और अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला या बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना। एक प्रश्न इसी पे और बनता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना और भाषा के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज के ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल।